अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस फेज 6 विच इज डिजाइन फेज। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग टोटल एसटीएलसी की 5 फेजेस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग 6 to 11 फेजेस को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 6 को, डिजाइन फेज। अब इसमें क्या होता है, जो डिजाइन फेज होती है एसटीएलसी की, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कलेक्ट किया जाता है एनालिसिस फेज में, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है एक डिटेल्ड प्लान में ताकि सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजाइन फेज इज द स्टेज वेयर द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गैदर ड्यूरिंग द एनालिसिस। कि जो हम लोग ने एनालिसिस के टाइम पे रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, उन्हीं की बेसिस पे हम लोग सिस्टम के आर्किटेक्चर को हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं या डिटेल स्पेसिफिकेशंस को हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह से एक्ट कर रहा होता है, एक ब्लू प्रिंट के तौर पे एक्ट करता है। ब्लू प्रिंट मतलब एक रोड मैप के तौर पे एक्ट करता है, जो कि हमें गाइड कर रहा होता है कि किस तरह से आपने कोडिंग करनी। कोडिंग के दौरान जो है वो हमें चीजों को गाइड कर रहा होता है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिजाइन द सिस्टम सिस्टम स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, उसको प्लान किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है डिफाइन सिस्टम कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं सिस्टम का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। जैसे एक लॉगिन कंपोनेंट होगा, एक सर्च बुक कंपोनेंट हम लोगों ने ऐड करना है, एक डेटाबेस कंपोनेंट ऐड करने हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्लान डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग। अब जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से डाटा मूव करेगा सिस्टम के अंदर और वो किस तरह से प्रोसेस होगा। जैसे एक स्टूडेंट है जो कि एक लॉगिन फॉर्म को पहले लॉगिन करेगा, उसकी वैलिडेशन की जाएगी, फिर डाटाबेस से चेक किया जाएगा कि क्या ये स्टूडेंट है, मतलब इसने ऑलरेडी लॉगिन किया था, और उसके बाद जिसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मतलब उसमें जो है वो एक प्रॉपर फ्लो बताया जाएगा कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा फिर कौन सा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएट मॉडल डायग्राम्स। अब इसमें क्या होता है कि जो विजुअल डायग्राम्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है ताकि सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, ईआर डायग्राम्स होती हैं। इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर फॉर कोडिंग। जब डिजाइनर्स डिटेल इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर को प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद फिर कोडिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं उनको क्लियरली समझ आ जाता है कि किस सिस्टम को बिल्ड करना है और कैसे बिल्ड करना है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ डायग्राम्स को डिस्कस कर लेंगे। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, अब ये क्या चीज है? Unified Modeling Language is a standardized visual modeling language used to represent and design software system. अब इसमें क्या होता है कि जो यूएमएल है वो एक स्टैंडर्डाइज ग्राफिकल लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है इसको यूज किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअलाइज किया जा सके, इसको डिजाइन किया जा सके, इसको डॉक्यूमेंट किया जा सके। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डायग्राम जो सिंबल्स को यूज किए जाते हैं और सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किस तरह का सिस्टम का स्ट्रक्चर है और किस तरह का उसका बिहेवियर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर। अब जो यूएमएल डायग्राम है वो डेवलपर्स की, क्लाइंट की, मैनेजर की, यूजर्स की हेल्प कर रहा होता है कि वो सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है कि हम लोग सिस्टम को वर्बली, मतलब जो है वो ऐसी बातें वगैरह करके हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम उनके सामने शो करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से सिस्टम वर्क करेगा। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है विजुअलाइज सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। अब जो यूएमएल है वो प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, सिस्टम की कंपोनेंट्स वहां पे शो कर रहा होता है, सिस्टम की एक्टिविटीज को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज हेल्प डेवलपर अंडरस्टैंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब जो डेवलपर्स होते हैं वो क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि किस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब किस चीज की हमें कोडिंग करनी है। जैसे एक सीक्वेंस डायग्राम होती है जो कि प्रॉपर एक ऑर्डर शो कर रही होती है कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम के वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मतलब डायग्राम से हमें हर चीज क्लियर हो जाती है कि हमें बेसिकली काम क्या करना है। लास्ट वन इज प्रोवाइड अ कॉमन नोटेशन फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो एक सेम यूएमएल सिंबल को फॉलो कर रहे होते हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे कंफ्यूजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसके अंदर डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं। अब जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो प्रूव हुए होते हैं और वो रीयूजेबल सोल्यूशन होते हैं, मतलब पहले से लोगों ने उसके ऊपर काम किया होता है, हम लोग उन्हीं की सोल्यूशंस को रीयूज कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो पहले से उसके अंदर टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन टेम्पलेट्स को जस्ट यूज कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें हुई होती है। जैसे हमने सीवी बनानी है तो एक सीवी हम लोग किसी की ले लेंगे और उसी सीवी के अंदर हम लोग चेंजेस कर लेंगे। सिमिलरली ये डिजाइन पैटर्न भी यही होते हैं कि पहले से लोगों ने डिजाइन किए होते हैं और हम लोग जस्ट अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो प्रूवन टेक्निक की बेसिस पे होते हैं
ऐसी टेक्निक्स जो पहले से प्रूव की जा चुकी हैं कि हाँ इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, और वो टेक्निक्स किसने प्रूव की होती हैं, वो जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं उन्होंने उनको प्रूव किया होता है। अब इसके बाद इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब जो पैटर्न्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को ज्यादा ऑर्गेनाइज, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। नेक्स्ट वन इज इनहांस मेंटेनेबिलिटी। अब जो कोड होता है वो ज्यादा इजी हो जाता है, हम लोग इजीली उसके अंदर अपडेशन कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें दोबारा से वो प्रॉपर कोड नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद इंक्रीज स्केलेबिलिटी। जो सॉफ्टवेयर है हम लोग इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं, मतलब अगर हमें और भी कोई उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करने हैं, उस डिजाइन को हम लोगों ने एक्सपेंड करना है, वो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। लास्ट वन इज रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट। यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को, मतलब उन सोल्यूशंस को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको रीयूज कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि प्रॉब्लम को दोबारा से जो उसका सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिजाइन फेज के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम्स हो गया या फ्लो चार्ट हो गया। ऑलरेडी आपने इनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, लेकिन हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गोरिथम्स होते क्या है। एल्गोरिथम इज अ प्रिसाइज लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली जो एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है और बताता है कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, सेकंड स्टेप पे हमें किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हम लोग सब स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो लास्ट में जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि जो एल्गोरिथम होता है वो क्लियर होता है, लॉजिकल होता है, फाइनाइट होता है, एफिशिएंट होता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अब किस तरह से हम लोग एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम लोगों ने जो मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो टोटल मार्क्स होंगे उनको हम लोग रीड करेंगे। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते होते हैं वैसे ही हम लोगों ने एल्गोरिथम में भी लिखना होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे परसेंटेज का। ऑब्टेन मार्क्स जो होंगे, जो जितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। जो आंसर आएगा उसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसको प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों ने स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, उसके लिए हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेप में हम लोग परसेंटेज के जो मार्क्स होंगे उनको रीड आउट करेंगे कि कितने परसेंटेज आए हैं। उसके बाद हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर परसेंटेज, जितनी भी स्टूडेंट की परसेंटेज आई है, अगर वो 40 या 40 से ग्रेटर है तो हम लोग कहेंगे कि वो स्टूडेंट पास है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे पास। एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि स्टूडेंट फेल है। ऑब्वियसली अगर 40 से ग्रेटर या इक्वल ही आए तो उससे कम आए होंगे तो जो स्टूडेंट होगा फिर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे फेल और यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा। अगर हम इन्हीं दो सिनेरियोज के लिए फ्लो चार्ट को क्रिएट करें तो वो हम कैसे करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। जो एल्गोरिथम हम लोगों ने सेंटेंसेस में लिखा होता है ना, फ्लो चार्ट में हम उसको शेप्स वगैरह में, डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। होता वही एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट सेम चीज होती है, बस उनको रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग सिंबल्स को यूज कर रहे होते हैं, सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए एरोस का यूज कर रहे होते हैं। इट विजुअली शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस को शो किया जाता है कि पहले किस स्टेप को परफॉर्म करना है, फिर कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर उसकी सीक्वेंस शो की जा रही होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, हम इजी टू अंडरस्टैंड मतलब इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा रहा होता है, जो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं वो समझ आ जाते हैं हमें, वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो उसके अंदर एरर आ रहे होते हैं हम लोग उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे एक ओवल शेप होती है जो कि बेसिकली हम लोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करें या हम लोग एंड करें तो वहां पे हम लोग ओवल शेप का यूज करते हैं। इसी तरह से उसके अंदर एक पैराग्राम हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेनी है या हमें जो है वो आउटपुट शो करवानी है, सिस्टम आउटपुट शो करवाएगा तो उसके लिए हम लोग पैराग्राम का जो शेप है उसको यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा डायमंड शेप आती है जो कि हम लोग डिसीजन के लिए यूज कर रहे होते हैं कि क्या जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये चीज हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये हम लोग डिसीजन ले लें। फिर आती है रेक्टेंगुलर की जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है सिस्टम, ठीक है, उसको हम लोग रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं। फिर एरोज का हम लोग यूज कर रहे होते हैं जो कि बेसिकली जो डायरेक्शन होती है उसको शो कर रही होती है। और फिर अलावा एक सर्कल होता है जो कि कनेक्टर होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। अब जो हम लोगों ने एक सिनेरियो देखा था एल्गोरिथम में कि हम लोगों ने, ओके, यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है। स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल शेप का यूज करते हैं और एंड के लिए भी हम लोग ओवल शेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स एज अ इनपुट लेने हैं यूजर से, तो उसके लिए हम लोगों ने पैरेललोग्राम से शो कर दिया। फिर हम लोग टोटल मार्क्स एज अ इनपुट लेने हैं तो उसको भी हम लोगों ने पैरेललोग्राम से शो कर दिया।
नेक्स्ट में प्रोसेसिंग होनी है, जो परसेंटेज है उसको प्रोसेस करेंगे कि जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना 100 के साथ। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है वो प्रोसेसिंग करेगा, जिसको हम लोगों ने रेक्टेंगल के साथ शो किया है। अब लास्ट में जो परसेंटेज है उसको डिस्प्ले करवाना है उसके आंसर को, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने पैराग्राम का शो किया, पैराग्राम का यूज किया, क्योंकि जो आउटपुट है वो पैराग्राम से शो करते हैं। और लास्ट में क्योंकि एंड आ गया तो उसको भी हम लोगों ने ओवल के साथ जो है वो शो कर दिया। अब एक और हम लोग सिनेरियो को देख लेते हैं जिसका हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि जो स्टूडेंट का रिजल्ट है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट पास है या फेल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे हम लोग एज अ इनपुट लेंगे कि किस स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस टोटल मार्क्स कितने थे, उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज के बाद यहाँ पे हम लोग डायमंड शेप को यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसीजन लेने हैं कि अगर परसेंटेज जो भी आई है अगर वो 50 के इक्वल या 50 से ग्रेटर है, अगर यस है तो हम लोग कह देंगे कि रिजल्ट पास, और अगर नो हो जाता है, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग कह देंगे रिजल्ट फेल। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे उसकी परसेंटेज और रिजल्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने ओवल शेप का यूज किया। तो इस तरह से करके हम लोग फ्लो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज आती है डेवलपमेंट कोडिंग फेज। अब यहाँ तक हम लोग जितना भी कुछ कर रहे थे जस्ट एक तरह से हमारी प्लानिंग थी, या हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या हम लोग अपने प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट पे पहुंचे कि हाँ हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आके अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, द डेवलपमेंट कोडिंग फेज इज द स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वेयर द सिस्टम डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल प्रोग्राम कोड। कि यहाँ पे जो सिस्टम का डिजाइन होता है, जो हम लोगों ने डिजाइनिंग की होती है कि अच्छा इस तरह से हमारा सिस्टम देखने में होगा, उसके अंदर ये फीचर्स होंगे, इस तरह से फीचर्स काम करेंगे, ये उसका फ्लो होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोडिंग में। Developers write program, create databases, design user interface and implement all features planned during the design phase। ये जितना कुछ भी हम लोगों ने डिजाइन फेज में प्लान किया होता है उस सबको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर कोड लिखते होते हैं, जो डेटाबेसेस होती हैं जहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है उसको हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, यूजर के इंटरफेसेस को हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कि बेसिकली जो हम लोग कोड लिख रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट के, मतलब हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि वो रिकॉर्ड वगैरह को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज कर सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि हम लोग एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो डेटाबेस क्या करेगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेगा, जो सब्जेक्ट की डिटेल्स होंगी उसको स्टोर करेगा, एग्जामिनेशन डाटा को स्टोर करेगा, मार्क्स और रिजल्ट को स्टोर करेगा। अब हम लोग कोडिंग करेंगे, कोडिंग के लिए ऑब्वियसली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करनी है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोड लिखना है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, या जिसे हम C# भी बोलते हैं, और जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे किस कोडिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने यूज करना है। फिर है डेटा फ्लो इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो डिजाइन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मूव करेगी सिस्टम के अंदर। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब यहाँ पे ये होगा कि स्टूडेंट का डाटा एंटर किया जाएगा, उसके मार्क्स वगैरह को प्रोसेस किया जाएगा, उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा, और लास्ट में रिजल्ट जनरेट होगा। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक फ्लो है कि किस तरह से हमारा सिस्टम चलेगा। फिर आता है यूजर इंटरफेस डिजाइन। जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो देखने में कैसा होगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा, यूजर को कैसा इंटरफेस नजर आएगा, यूजर किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिवेलपर्स क्रिएट स्क्रीन्स एंड फॉर्म द यूजर इंटरेक्ट विद लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पे यूजर का डेवलपर का क्या काम होता है कि वो स्क्रीन वगैरह बना रहा होता है, जैसे लॉगिन स्क्रीन की, जहाँ से यूजर लॉगिन करेगा, सिस्टम के अंदर आएगा। फिर एग्जामिनेशन एंट्री फॉर्म एक स्क्रीन होगी, जिसके ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होगा, एक स्क्रीन होगी जिसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट होगी। फिर उसके बाद टेस्ट डाटा प्रिपरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सैंपल डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और उसको सिस्टम के अंदर एंटर किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि क्या जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर है वो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा, फिर जो एग्जामिनेशन के मॉड्यूल्स होंगे उसको डिवेलप करेगा, फिर कोड लिखेगा मार्क्स प्रोसेसिंग के लिए, प्रॉपर जो यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है उनको डिजाइन किया जाएगा। इसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा एक सैंपल डाटा के थ्रू, ठीक है, और देखा जाएगा कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, उन एरर्स को फिक्स वगैरह किया जाएगा टेस्टिंग के दौरान। अब इसका गोल क्या होता है, हम लोग ये काम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट हो, वो बिल्कुल रिलायबल हो, उसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने
चेक करना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं यूजर के, या जो स्टूडेंट है उसके उसकी हम लोग परसेंटेज जो है वो शो करेंगे एज अ आउटपुट। अब हम लोग यहाँ पे C++ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। आप बेशक इस कोड को बहुत डिटेल में मत देखिएगा, क्योंकि आई थिंक क्योंकि जो C++ लैंग्वेज है वो बहुत से स्टूडेंट को नहीं आती होगी। तो यहाँ पे जस्ट फॉर सेक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कोड की, किस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं, उसकी आउटपुट जनरेट होती है। यहाँ पे हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर ली है। ये लाइब्रेरी हमने इसलिए यूज की ताकि हम लोग यूजर से इनपुट ले सके और उसको हम लोग आउटपुट शो करवा सकें। यहाँ पे जो I/O है, आई का मतलब इनपुट होता है और O का मतलब आउटपुट होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो एक लाइब्रेरी यूज करें यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करवा रहे हैं CS के नाम से, जो कि कंप्यूटर साइंस के मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डेटा टाइप यूज करें फ्लोट। बेसिकली अगर हमें कोई पॉइंट में वैल्यू लेनी हो या पॉइंट में हम लोग डेटा स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट का। और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट करें, टोटल नाम का जिसके अंदर यूजर के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और एक परसेंटेज जिसमें यूजर के परसेंटेज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, सी आउट। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसका क्या काम होता है कि ये यूजर से वैल्यू को लेता है। जैसे कि अब यूजर के सामने ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाएगा, प्लीज एंटर सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। जब ये मैसेज देखेगा तो कंप्यूटर जो यूजर है वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर साइंस के मार्क्स है उनको एंटर करेगा, और सी इन के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं आउटपुट। इस सी आउट के थ्रू हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे यूजर को ये लाइन नजर आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे। एक CS हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर यूजर वैल्यू एंटर करेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो टोटल मार्क्स यहाँ पे खुद से ऐड करें कि 50 है। अब हम लोग ने यहाँ पे जो परसेंटेज वेरिएबल डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में, हम लोग उसको वैल्यू असाइन करें, मतलब इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, जो भी आंसर आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो कंप्यूटर साइंस जितने भी मार्क्स होंगे उसको डिवाइड किया जाएगा 50 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ, तो परसेंटेज आ जाएगी। अब क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है उसके लिए फिर हम लोग सी आउट का फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो एज इट इज यूजर को शो हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो हम लोग टोटल जो मार्क्स होंगे वो डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को। फिर उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज करें जिसमें हम लोग परसेंटेज की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। बेशक आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से काम करे, कहाँ पे सेमी कोलन आ रहा है, कहाँ पे क्या चीज आ रही है। बस जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि यहाँ से हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम यूजर को वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे, इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया, बस इस चीज को आप देख लें प्रॉपर, इसको जो है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके आउटपुट हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज की थी, जिसकी वजह से ये जो लाइन होगी ये यूजर को नजर आएगी, और यूजर ने मार्क्स एंटर कर दी 34। उसके बाद टोटल मार्क्स उसके 50 प्रिंट हो गए। फिर यहाँ पे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी है 68। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डेवलपमेंट फेज की, इसमें जो डिजाइन हम लोगों ने बनाया होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्किंग सिस्टम में। प्रॉपर वो सिस्टम वर्क कर रहा होता है, उसके अंदर सारे फीचर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके डेटाबेस और इंटरफेसेस को क्रिएट किया जा रहा होता है, प्रॉपर जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और उसके बाद जो है वो उसकी टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती है। टेस्टिंग मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं कि जो हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो रियल यूजर्स होते हैं हम उनको सॉफ्टवेयर असाइन कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करो। अब नेक्स्ट हमारे पास फेज आता है टेस्टिंग और वेरिफिकेशन फेज के। जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर लिया ऑब्वियसली, अब उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग इस फेज में उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग एग्जामिन करेंगे कि क्या जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो फुलफिल हो रही हैं, या वो सारी रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर या नहीं की। अब जब हम लोग सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो हम लोग उसके थ्रू एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग बग्स बोलते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर जो एरर्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी आउटपुट है वो गलत आती है उसको हम लोग बग्स बोलते हैं, और उनको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या मकसद है टेस्टिंग का, हम लोग क्यों टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम लोग बग्स और एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, हम लोग फंक्शनैलिटी को वेरीफाई कर सकें कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी हम लोग जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर सकें, रिलायबिलिटी को देख सकें कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो ट्रस्टेबल है या नहीं, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ये इसका मकसद होता है टेस्टिंग का। फिर उसके बाद बग क्या होता है, एक एरर होता है या फ्लॉ या फॉल्ट होता है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर आता है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग बग्स वगैरह को रिमूव करते हैं, उनको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। अब बेसिकली टू टाइप्स की टेस्टिंग होती है, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है या इसमें होता क्या है,
बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो टेस्टर होता है उसको कोड के बारे में तो नहीं पता होता कि कोड के अंदर क्या काम हो रहा है, किस तरह से कोड को लिखा गया है या उसके अंदर क्या एरर आ रहा है। ठीक है, उसको ये नहीं पता होता। वो जनरल जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है सॉफ्टवेयर की, जस्ट उसको चेक करता है। ये वो क्या करेगा, वो डाटा एंटर करेगा लॉगिन सिस्टम के थ्रू। जो लॉगिन स्क्रीन होगी उसके ऊपर जाएगा, अपना डाटा एंटर करेगा, उसके बाद जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब वो देखेगा कि क्या लॉगिन की फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो एंटर करेगा और परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। वो देखेगा क्या बिल्कुल ठीक तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो परसेंटेज कैलकुलेट करके दे रहा है। मतलब वो जस्ट क्या करता है, जो फंक्शनैलिटीज होती हैं जस्ट उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करे या नहीं कर रहा। उसको अंदर कोड का नहीं पता होता कि कोड के अंदर तो कोई एरर नहीं है जिसकी वजह से ये मिस्टेक दे रहा है हमें। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इंटरनल कोड इज हिडन, कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है उससे जो है वो इंटरनल कोड हाइड किया जाता है। उसको नहीं पता कि कोड के अंदर क्या लिखा होता है। उसका फोकस जस्ट फंक्शनैलिटी की तरफ होता है। जस्ट वो इनपुट और आउटपुट को टेस्ट कर रहा होता है। वो डाटा को एंटर करता है और देखते हैं कि क्या बिल्कुल ठीक तरीके से आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो यूजर पर्सपेक्टिव से चीजों को परफॉर्म कर रहा होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में लॉगिन की एग्जांपल दी थी, कि जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है उसको वो चेक करेगा और देखेगा कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो सोर्स कोड को या जो कोड लिखा जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसकी एक्सेस उसके पास नहीं होती। ठीक है, उसको कोई इंटरनल नॉलेज नहीं होती। जस्ट जो है वो फंक्शनैलिटीज को देखता है। अब जैसे कि टेस्ट केसेस हैं कि वो देखेगा कि आप वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ठीक है, फिर इनपुट वो एंटर करेगा। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड होगा तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगी, कि लॉगिन फेलियर हो गया। फिर उसके बाद इनपुट है इनवैलिड यूजर नेम एंटर कर दिया है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा, हमें सॉफ्टवेयर क्या कहेगा कि लॉगिन फेलियर है। एम्प्टी यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, कि लॉगिन फेलियर है, या आप जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करो। मतलब इस तरह से इन चीजों को चेक करेगा कि क्या ये चीजें बिल्कुल ठीक काम करी है या नहीं करी। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट करता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूजर ने भी तो ऐसे ही चेक करना होता है ना। उसने ये तो नहीं कि कोड तो नहीं देखना होता कि कोड भी तो मिस्टेक नहीं है। उसके पास कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होती, जस्ट वो उसकी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है इसमें प्रॉपर जो टेस्टर होता है वो क्या करता है, वो कोड को देखते हैं कि क्या कोड की लॉजिक, हमें कोई मसला तो नहीं है, कोड की लॉजिक बिल्कुल ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। वो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों को एग्जामिन कर रहा होता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो विजिबल होता है। वो प्रॉपर कोड को देख सकते हैं कि क्या कोड के अंदर लॉजिक यूज की गई है, उसके इंटरनल लॉजिक क्या है, उसके अंदर जो है वो किस तरह से स्टेटमेंट्स को यूज किया गया है, किस तरह से जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। उसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग नॉलेज उसके पास होती है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को चेक करता है। जैसे कि हमारे पास सिनेरियो है कि जो टेस्टिंग है, अब वो देखी जाइए कि यार जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वो कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर कोई इनकरेक्ट रिजल्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे। इसके अलावा जो वेरिएबल्स वहां पे यूज हो रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ठीक है, अब टेस्टर के परस्पेक्टिव में क्या होता है, कि टेस्टर के पास जो है वो सोर्स कोड की एक्सेस होती है। वो प्रॉपर कोड को देख सकता है, प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकता है और हर स्टेटमेंट को एग्जामिन कर सकता है। अब इसके आगे टेस्ट केसेस आ जाते हैं, जैसे कि अब टेस्टर क्या करेगा, हर स्टेटमेंट को टेस्ट करेगा और देखेगा कि क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनको वेरीफाई करेगा। ठीक है, उनको देखेगा क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से इनिशियलाइज हो रहे हैं, उनको बिल्कुल ठीक तरीके से वैल्यू असाइन की गई है। उनके अंदर एरर्स और डीबग वगैरह को जो है वो चेक करेगा। इसके अलावा जो है जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेगा डिफरेंट इनपुट्स एंटर करके। अब यहाँ पे हम इसके टेस्ट केसेस देख लेते हैं, कि जैसे जो टेस्टेड है वो टेस्ट करेगा, फिर वो टोटल मार्क्स एंटर करेगा, उसके बाद वो ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेगा और देखेगा क्या वो परसेंटेज बिल्कुल ठीक तरीके से कैलकुलेट करके दे रहा है या नहीं। इसी तरह से फिर टेस्ट 2 में भी इन्होंने ऐसे किया कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को एंटर किया और परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई है। डिफरेंट जो है वो यहाँ पे टेस्टिंग होती है। अब व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, उसके दरमियान डिफरेंस है। जो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, कि जो टेस्टेड होता है उसको सोर्स कोड की नॉलेज नहीं होती, जस्ट जो उनकी फंक्शनैलिटीज है वो उनको टेस्ट करना होता है। लेकिन व्हाइट बॉक्स में क्या होता है, कि जो टेस्टर होता है उसके पास प्रॉपर सोर्स कोड अवेलेबल होता है और उसमें हर लाइन को देख रहा होता है और देखता है कि क्या लॉजिक यूज की गई है कोडिंग के अंदर। अब उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाती है और वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो या जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, कि यूजर्स को जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो असाइन कर दिया जाता है, कि डिलीवर कर दिया जाता है, आप उसको यूज करो। ठीक है, और उसको बताओ कि अब इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ये फेज होता है, यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन की। ये प्रॉपर उस सॉफ्टवेयर को जब वो बन जाता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, उसकी सर्वर्स और डेटाबेस की बेसिस की सेटिंग की जाती है, उसके नेटवर्क की सेटिंग की जाती है।
फिर उसके बाद यूजर को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को आपने यूज करना है। अब उसके अंदर सिस्टम ऑपरेशन की, कैसे सिस्टम को चलाना है, कैसे डेटा को एंटर करना है, कैसे रिपोर्ट को जनरेट करवाना है, या अगर कोई एरर आ जाता है ट्रबल शूटिंग को किस तरह से आपने हैंडल करना होगा। फिर कन्वर्जन आती है। कन्वर्जन में क्या होता है, अब बेसिकली आगे नेक्स्ट इसी का ही आगे टॉपिक आ जाता है कि कन्वर्जन में ये होता है कि जो ओल्ड सिस्टम होता है उसको न्यू सिस्टम के अंदर चेंज किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्मूथली चलेंगे, उनमें कोई इशू नहीं आएगा जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा न्यू सिस्टम के अंदर। अब उसके मेथड होते हैं कि किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, किस तरह से जो यूजर्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है, किस तरह से जो ओल्ड वन सिस्टम होता है उसको चेंज किया जाता है न्यू में। उसके 4 मेथड्स हैं: डायरेक्ट मेथड, पैरेलल मेथड, फेस मेथड और पायलट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो कम्प्लीटली ओल्ड सिस्टम होता है उसको रिप्लेस किया जाता है और बिल्कुल जो नया सिस्टम होता है उसको फौरन से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फास्ट इंप्लीमेंटेशन होती है क्योंकि फौरन से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, फौरन से एक नया सिस्टम आ जाता है, ओल्ड सिस्टम जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा होता, या ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो बीच में ओवरलैप नहीं होते, बिल्कुल ये अलग अलग होते हैं। ओल्ड सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया जाता है और न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल इंप्लीमेंटेशन होती है, ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम आती है और कोई जरूरत भी नहीं होती कि 2 सिस्टम को आप एक साथ मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि एट अ टाइम एक ही सिस्टम को आप यूज करते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये होते हैं कि हाई रिस्क होता है कि अगर आपने जो न्यू सिस्टम लगाया है उसके अंदर कोई फेलियर आ जाता है तो फिर आप पुराने वाले को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपने रिप्लेस कर दिया होता है। फिर हम आते हैं पैरेलल मेथड की तरफ। इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड सिस्टम होता है, जो न्यू सिस्टम होता है, वो दोनों आप एक साथ लेके चल रहे होते हो, ठीक है, और दोनों को आप रिप्लेस नहीं करते। आप ओल्ड को भी यूज कर रहे होते हो, आप न्यू को भी यूज कर रहे होते हो। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि दोनों सिस्टम एक साथ रन हो रहे होते हैं और दोनों सिस्टम के जो रिजल्ट्स उनको कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि ओल्ड सिस्टम ज्यादा बेहतर है या न्यू वन। उसके बाद इसके अंदर जो है एडवांटेजेस आ जाते हैं। रिस्क बहुत कम होता है कि अगर इनकेस न्यू सिस्टम सही तरीके से नहीं चलता तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो है वो ऑल वन को ही यूज कर लो। उसके बाद जो आप इजीली चीजों को वेरीफाई कर सकते हो और डाटा भी लॉस नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव पड़ता है कि आपको न्यू सिस्टम भी यूज करना है, आपको ऑल वन भी यूज करना है, दोनों की कॉस्ट को जो है वो दोनों की कॉस्ट आपको पड़ा रही होती है। इसके अलावा जो है वो एडिशनल रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं दोनों को एक साथ यूज करने के, और उसके बाद इसके लिए आपको ज्यादा यूजर्स भी चाहिए होते हैं। फिर आता है फेस मेथड। फेस मेथड में क्या होता है कि न्यू सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो ओल्ड वन वाला होता है उसको रिमूव कर रहे होते हो। मतलब एक साथ दोनों को रिमूव नहीं करते या दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर रहे होते, बल्कि एक को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, लेके आते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और दूसरे वाले को रिमूव कर रहे होते हो। इससे क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो स्टेजेस में हो रही होती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी फीचर्स आप ऐड कर रहे होते हैं न्यू वाले के, ठीक है, मॉड्यूल्स में काम चल रहा होता है। एडवांटेज ये होता है कि रिस्क बहुत कम होता है, आप इजीली जो है वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हो और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट कर लेते हो क्योंकि एकदम आप जो है वो सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। डिसएडवांटेज ये होता है कि चीज़ें बहुत टाइम लेती होती हैं क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नए सिस्टम को लेके आते हो और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। फिर लास्ट वन है पायलट मेथड। इसमें क्या होता है कि आप न्यू सिस्टम को एक दफा इंट्रोड्यूस करवा लेते हो एक स्मॉल ग्रुप को, फिर पहले स्मॉल ग्रुप टेस्ट करते हैं कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर उसका फीडबैक अच्छा होता है, जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया होता है एक स्मॉल ग्रुप को, अगर उनका फीडबैक अच्छा होता है तो फिर आप क्या करते हो, उसको सब यूजर्स के लिए डिप्लॉय कर लेते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम होती है और जो ये जो है वो फीडबैक की बेसिस पे जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा होता है। एडवांटेजेस बहुत मतलब इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग हो रही होती है, मतलब आप रियल यूजर को टेस्ट करवा रहे होते हो, उनसे फीडबैक ले रहे होते हो और फीडबैक की बेसिस पे आप सिस्टम को इम्प्रूव करते हो। डिसएडवांटेज ये होता है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत टाइम लगता है और इनिशियल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं पायलट यूजर को, क्योंकि एक जो स्मॉल ग्रुप को आप जिनको जो है वो डिप्लॉय कर रहे हो या स्मॉल ग्रुप जो यूज कर रहा है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद इनका कंपैरिजन टेबल है, आप इसको देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन फेज। अब इसमें क्या होता है कि आप चीजों का रिकॉर्ड रखते होते हो, ठीक है, चीजें जो किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, प्रॉपर उनके जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड आप रखते हो। डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज अ कम्युनिकेशन टूल अमंग डेवलपर, यूजर, एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंटेनेंस टीम। अब जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होता है ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट सबके साथ आप शेयर करते हो ताकि सबको पता चल सके कि आपने किस तरह से उन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए और किस तरह से उस सिस्टम को आपने एफिशिएंटली यूज करना है, क्योंकि हर किसी को तो उसका यूज नहीं पता होता। इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करते हो, सिस्टम को ऑपरेट करते हो, उसको चलाते हो, सिस्टम को मेंटेन करते हो, ठीक है, एरर्स वगैरह को डायग्नोस करते हो, देखते हो कि क्या एरर आया है और उसके बाद जो उस सॉफ्टवेयर को जो है वो मॉडिफाई और
अपग्रेड करते हो। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इन सब चीजों में हेल्प करती है। आप इजीली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये काम कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हर एविडेंस एग्जिस्ट करता है, हर एविडेंस प्रेजेंट होता है, और वहां पे जो है वो आपने जहाँ से स्टार्ट किया होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, और एंड तक हर चीज वहां पे ऐड की होती है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर फ्यूचर में इस चीज को मेंटेन करना है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन की है तो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है, सारा जो सिस्टम आपने बनाया है उसके बारे में सारी डिटेल होती है। तो जब आप उसके अंदर चीजें ऐड करते हो या चीजें चेंज कर रहे होते हो या उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते हो, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है पहले आप एक दफा उसको रीड आउट कर लेते हो और उसके बाद जो है वो सिस्टम के अंदर चीजें ऐड कर लेते हो, तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद ये है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो जो न्यू डेवलपर्स होंगे वो आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद ट्रबल शूटिंग में बहुत मुश्किल आएगी और सिस्टम को मॉडिफाई करना बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग हो जाएगा। अब आगे टाइप्स आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, ये एंड यूजर्स के लिए होता है। मतलब आपने बहुत से चीजें देखी होंगी, डिवाइसेस आप लेते होंगे और उसके अंदर एक कॉपी होती है, बेसिकली वही डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसमें लिखा होता है कि आपने किस तरह से इस डिवाइस को यूज करना है, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो उसके अंदर इंस्टॉलेशन गाइड्स होते हैं, किस तरह से आपने उनको चलाना है उन डिवाइसेस को, या जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना है, वहां पे सारी डिटेल लिखी होती है। फिर आता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। अब ये किसके लिए होती है? जो डेवलपर्स होते हैं, जो टेक्निकल टीम होती है उसके लिए होता है कि अगर उन्होंने आगे फ्यूचर में उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लेके आनी है तो वो इजीली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करके वो अपना काम कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किस तरह से कोडिंग की गई है, प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशंस क्या है। फिर आते हैं लास्ट फेज पे, जिसमें है मेंटेनेंस सपोर्ट फेज। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं, यूजर को हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं, वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली विद टाइम जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है, उसके अंदर चीजें चेंज करनी होती हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। तो इस स्टेप में आके हम लोग जो है वो चीजों को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं उसके अंदर और नए फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं उसको हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं। इस फेज में हम लोग ये काम करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है या मेन गोल क्या होता है? इस चीज को मेक श्योर करना है कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से जो उसके फीचर्स हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस की, रेगुलर बेसिस पे चेक करना कि क्या बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी ऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट वे में हो रही है, उसकी हाई परफॉर्मेंस है, वो रिलायबल है, हम उसको जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे। एरर करेक्शन की, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, बग आ जाता है, क्योंकि जब आप सिस्टम को यूज करते हो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं विद टाइम, तो आप उसको ठीक कर रहे हो, जिसको आप बोलते हो करेक्टिव मेंटेनेंस। सिस्टम मॉडिफिकेशन में आप क्या करते हो कि जो यूजर है उसको जो फीचर्स है वो चेंज करवाने होते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड करवाने होते हैं, तो वो यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर रहे होते हो। सिस्टम इन्हांसमेंट में क्या होता है कि आप नए फीचर्स लेके आते हो, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर रहे होते हो और सिस्टम के अंदर नई फंक्शनैलिटीज को इंक्रीज कर रहे होते हो। अपडेटिंग के सिस्टम में क्या होता है कि आप चीजों को अपडेट कर रहे होते हो, न्यू हार्डवेयर को आप ऐड कर रहे होते हो, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप यूज कर रहे होते हो, नए टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे होते हो, नए रेगुलेशन मेथड्स को आप यूज कर रहे होते हो। अब आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें करेक्टिव है, अडेप्टिव मेंटेनेंस होती है, परफेक्टिव मेंटेनेंस होती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। करेक्टिव में क्या होता है कि आप सिस्टम के अंदर देखते हो कि कोई एरर या बग तो नहीं आया, आप उसको ठीक करते हो। अडेप्टिव में क्या होता है कि आप सिस्टम को मॉडिफाई करते हो और उसके बाद देखते हो कि क्या वो चेंज इन्वायरमेंट में काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। परफेक्टिव में आप देखते हो कि क्या सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म करे, उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि उसके अंदर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो ना एग्जिस्ट करें, उस सिस्टम को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, ये सब जो है वो मेंटेनेंस की टाइप्स थी। अब उसके बाद आगे इसके कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि जब आप इस क्या कहते हैं इन फेजेस को जब आप कंप्लीट कर लोगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ लोगे कि हर फेज में हम लोगों ने क्या काम करना है, या सॉफ्टवेयर में किस तरह से विद टाइम चेंजेस आती जा रही हैं, जब आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर लोगे तो उसके बाद आपने एमसीक्यूज की तरफ आना है, और यहाँ पे एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है। ये मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से एसटीएल से समझ आ गया तो आप हर एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वो खुद उसको कवर कर सकते हो। ओके, ये सब इसके एमसीक्यूज हैं, और मैंने हर टॉपिक इसी तरह से एमसीक्यूज बनाए हैं, क्योंकि जो मेजर पार्ट है आपका सिलेबस का वो एमसीक्यूज का ही है, तो इसलिए आपने हर टॉपिक के एमसीक्यूज को एक दफा देख लेना है कि कौन कौन से पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।